नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आज का अपना कौन सा 1857 की क्रांति। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति से एक ना एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो कौन सा टॉपिक रहेगा आज का अपनी, तो 1857 की क्रांति, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति ना तो पहली थी, ना ही राष्ट्रीय थी, ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी, किंतु फिर भी पहली थी, महान थी एवं स्वतंत्रता संग्राम थी। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार कहें या रमेश चंद्र मजूमदार कहें। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि क्रांति से पूर्व लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था। यानी क्रांति से पूर्व लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? भारतीय शांत आसमान में मानव हथेली जितना विरोध का बादल पैदा होगा, किंतु उसे ना रोका गया तो वो विकराल यानी बड़ा रूप ले लेगा। यह किसका कथन था? लॉर्ड कैनिंग का। अब बात करते हैं क्रांति से जुड़े कुछ स्मृति तथ्य यानी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। आपको ध्यान रखना होगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? तो ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न। कौन था? पामस्टर्न। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्रांति के खत्म होने के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। यानी कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। यानी क्रांति के समय तो कौन था? पामस्टर्न, लेकिन क्रांति के खत्म होने के समय पर कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? तो क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय था वह कहाँ पर था? शिमला में। यानी हम भारतीय की बात कर रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ पर था? शिमला में। और क्रांति के समय अंग्रेजों के तोप खाने का मुख्यालय कहाँ पर था? मेरठ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि क्रांति के बाद नियुक्त भारत का प्रथम भारत सचिव, यानी क्रांति के बाद नियुक्त भारत का प्रथम भारत सचिव आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है? लॉर्ड स्टैनली। कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्रांति के समय मुख्य अंग्रेज सेनापति, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्रांति के समय मुख्य अंग्रेज सेनापति कौन था? लॉर्ड एनिसन। कौन था? लॉर्ड एनिसन। और एनिसन के बाद लॉर्ड बारडले तथा उसके बाद कौन बना? कॉलिन कैंपबेल सेनापति नियुक्त हुए। यानी एनिसन बना कब? क्रांति के समय। और एनिसन के बाद में कौन बना? लॉर्ड बारडले। और लॉर्ड बारडले के बाद में कौन बना? कॉलिन कैंपबेल सेनापति नियुक्त हुए थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो ऐसा मानते हैं लगभग 2,38,000। और क्रांति के बाद सैनिकों की संख्या घटकर कितनी हो गई? यानी 1,40,000। कितनी? 1,40,000। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो क्रांति के प्रतीक चिन्ह को क्या थे? चपाती और कमल का फूल। क्या? चपाती यानी रोटी। चपाती और कमल का फूल क्या थे? 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। उसके बाद बात करते हैं क्रांति के कारण यानी तत्कालीन कारण के बारे में। किस कारण के बारे में बात करेंगे? पहले तत्कालीन कारण के बारे में। तो आपको पता होगा कि 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग सरकार ने घोषणा की कि ब्राउनवेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का सेना में प्रयोग शुरू होगा, तो सेना में अफवाह फैली कि राइफल में गाय व सूअर की चर्बी प्रयुक्त हुई है। क्रमशः क्या हुआ? हिंदू व मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इसके उपयोग से इनकार कर दिया। यानी पहली जो बंदूक प्रयुक्त होती थी वह कौन सी थी? ब्राउनवेस। और ब्राउनवेस के स्थान पर कौन सी राइफल प्रयोग की गई? एनफील्ड राइफल। तो भारतीय हिंदू व मुसलमानों में यह अफवाह फैला दी गई कि इसमें क्या है? गाय व सूअर की चर्बी के बने कारतूस लगे हुए हैं। तो इससे क्या हुआ? जो भी भारतीय सैनिक थे, हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, उनके द्वारा इस एनफील्ड राइफल के प्रयोग को लेकर मना कर दिया गया और अंग्रेजों का ज़बरदस्त विरोध किया गया कि आप हमारे धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हो।
चर्बी वाले कारतूस क्रांति का एक कारण था, एकमात्र कारण नहीं। यानी ऐसा मानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस थे वो क्रांति का एक कारण थे, लेकिन एकमात्र यही कारण नहीं थे, क्योंकि क्रांति के तो काफ़ी सारे कारण थे। बात करते हैं क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण कारण के बारे में। साथियों, आपको तत्कालीन कारण ध्यान रखना होगा। ब्राउनवेस स्थान यानी ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर कौन सी प्रयोग? एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया सिपाहियों के द्वारा। यानी इस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक प्रयोग की गई? एनफील्ड राइफल। और यही क्या था? तत्कालीन कारण, यानी चर्बी वाले कारतूस। तो आपको ध्यान रखना होगा क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण कारणों के बारे में। तो इसमें देखते हैं कौन सा? आर्थिक कारण, यानी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न भू राजस्व। यानी सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों से क्या है, निम्न तरह के भू राजस्व वसूल किए जा रहे थे। यानी ज़बरदस्ती कर वसूल किए जा रहे थे और किसानों को परेशान भी खूब किया जा रहा था और बिना मुकदमे के ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे। यानी क्या, अत्याचार कर रहे थे। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश किया गया और भारतीय धन का निष्कासन, यानी भारतीय धन का निष्कासन। और यह सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरू ने। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड राजनीतिक कारण में, यानी क्रांति के आर्थिक कारण हमने देखे, अब देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला कारण देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा। यानी जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की जो प्रथा शुरू की गई, यह भी एक 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण मानी जाती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद के साथ सहायक संधि कब की? 1798 में। मैसूर के साथ कब की? 1799। तंजौर के साथ कब की? 1799। अवध के साथ कब की? 1801। उसके बाद आपको ध्यान रखनी होगी पुणे के पेशवा के साथ कब की? 1802 में। भोसले के साथ कब की? 1803 में। व सिंधिया के साथ कब की? 1803 में। यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है इन डेट को लेकर कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फलानी रियासत यानी हैदराबाद से कब संधि की गई, अवध से कब की गई, सिंधिया से कब संधि की गई। तो इन सभी की आपको क्या है, डेट याद रखनी होंगी। उसके बाद बात करते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में लागू की गई राज्य हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, यानी व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी गोद निषेध प्रथा। यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में क्या है, राज्य हड़प नीति लागू की गई। यानी उन्होंने क्या है, गोद निषेध प्रथा बंद कर दी। यानी किसी भी राजा के अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो वह राजा अन्य किसी के बच्चे को गोद लेकर उसे शासक नहीं बना पाएगा। अगर किसी का बच्चा नहीं है, जब वह राजा मर जाता है या उस राज्य का एंड हो जाता है तो उस रियासत को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। यह किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो सबसे पहले सतारा को कब हड़पा? 1849 में। कब हड़पा? 1849 में। जैतपुर को 1849 में। संबल सतारा को 1848, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बागट को 1850 में। उदयपुर यूपी को कब लिया? 1852 में। झांसी को कब लिया? 1853 में। और नागपुर को कब कब्जे में लिया? 1854 में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध यानी लखनऊ को कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो आपको पता है कि अवध का विलय कब किया गया? 1856 में। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल बादशाह लाल किले को खाली कर दे, कुतुब मीनार में निवास करेगा। यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 में यह घोषणा कर दी गई कि जो भारत का मुगल बादशाह है वह क्या है, लाल किले को खाली कर दे और कहाँ पर निवास करेगा? कुतुब मीनार में निवास करेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगलों से बादशाह का पद छीन लिया जाएगा, वो केवल साधारण राजा कहलाएंगे। ये साथियों, यह सभी क्या है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। क्योंकि जब लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल बादशाह लाल किले को खाली कर दे, कुतुब मीनार में निवास करेगा, तो इससे भी एक बड़े वर्ग में असंतोष व्याप्त हुआ। और कैनिंग ने कहा था कि बादशाह की मृत्यु के बाद यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल बादशाहों से इनका पद छीन लिया जाएगा और यह क्या है, एक साधारण सिंपल इंसान यानी साधारण राजा कहलाएंगे। तो यह सभी मिलजुल के क्या है, एक चिंगारी के रूप में एक आग लगने का काम हुआ 1857 की क्रांति के रूप में।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे शासकों की पेंशन बंद कर दी। यानी जैसे नाना साहब की 8 लाख की पेंशन रोक दी थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो यह सभी क्या है क्रांति के प्रमुख कारणों में ही माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रमुख कारण के बारे में, प्रशासनिक एवं न्यायिक कारण। यानी 1857 की क्रांति के प्रशासनिक एवं न्यायिक कारणों के बारे में। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि भारतीयों की प्रशासन में भूमिका जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। किसी भी भारतीय को सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। यानी क्या है, भारतीयों की प्रशासन में भूमिका कैसी थी? जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। और किसी भी भारतीय को क्या किया जाता था? सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। यानी चाहे वह कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी मेहनती है, लेकिन एक भारतीय क्या है, अंग्रेजी सेना में कौन बन सकता था? सूबेदार। उससे बड़े पद पर उसे नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इससे क्या है, सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त था। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी भारतीय न्यायाधीश को अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि न्यायिक क्षेत्र में क्या था कि किसी भी भारतीय न्यायाधीश को अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। तो यह क्या है, 1857 की क्रांति के प्रशासनिक एवं न्यायिक कारण थे दोनों। उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रमुख कारण के बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक साधन। यानी तत्कालीन समय में अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय रूढ़िवादी समाज नाराज था। जैसे अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा पर बैन किया गया, विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया, दहेज प्रथा को बंद किया गया। तो इससे क्या है, एक भारत का जो रूढ़िवादी समाज था वह नाराज हो चुका था, किससे? अंग्रेजों से। उसके बाद में आपको दूसरा ध्यान रखना होगा ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट ध्यान रखना होगा 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। यानी जिसके अंतर्गत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को ब्रिटिश सरकार पैसा देती थी। यानी उन्होंने क्या है, एक एक्ट पारित किया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करेगा, यानी जो भी भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे क्या है, ब्रिटिश सरकार पैसा देगी। तो इससे क्या है, भारतीय समझने लग गए कि यह ईसाई लोग तो, अंग्रेज लोग तो सभी भारतीयों को क्या है, ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी सभी को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो यह सभी मिलजुल कर क्या है, 1857 की क्रांति के कारण थे। बात करते हैं पांचवें कारण के बारे में कि धार्मिक कारण। यानी 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने धार्मिक प्रतीकों पर हमला किया, जैसे तिलक, दाढ़ी, पगड़ी। यानी कोई भी सैनिक तिलक नहीं लगा सकता था, कोई भी मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता था, और कोई भी पगड़ी नहीं पहन सकता था। तो यह अंग्रेजों के द्वारा क्या है, भारतीयों की व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी की गई, यानी बेवजह परेशान किया गया। तो जब किसी के धार्मिक मुद्दे में, यानी धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप करोगे तो वह व्यक्ति 100% आपसे नाराज होगा। यह तो बिल्कुल सत्य है। तो इससे क्या है, भारतीय भी काफ़ी नाराज हुए अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है, भारतीयों के धार्मिक प्रतीकों पर हमला करना जारी रखा। उसके बाद आपको छठवां कारण देखना होगा, सिपाही या सैनिक कारण। यानी 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ, जिसमें निःशुल्क डाक व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। यानी जो भी भारतीय सैनिक घर से दूर, अपने क्षेत्र से दूर बाहर नौकरी कर रहे थे, वह जो मुफ्त में डाक भेजते थे, पहले अपना कोई संदेश अपने घर तक पहुंचाते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, 1854 में एक एक्ट पारित किया गया, डाकघर अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया, निःशुल्क डाक व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि कैनिंग सरकार ने घोषणा की कि अब सेना में भर्ती होने वाले नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार सेना, यानी समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य है। यानी अंग्रेजों में क्या, कैनिंग ने क्या घोषणा की कि अब सेना में जो भी भर्ती होगी और जो नए रंग रूट आएंगे, यानी जो नए लोग ज्वाइन करेंगे, उनको क्या है, समुद्र पार सेवा देना क्या है, अनिवार्य कर दिया। यानी उनको समुद्र पार जाकर सेवा करनी होगी, जितने की समय के लिए जितना हम चाहते हैं। तो यह सभी क्या 1857 की क्रांति के कारण थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर सैनिक छावनी, जो कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में, कारतूसों के उपयोग से इनकार करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट वाघ और मेजर सर्जेंट जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आपको आंसर देना होगा 29 मार्च 1857। किसने की शुरुआत, मंगल पांडे ने। कहाँ पर शुरुआत की, बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में। और किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की मंगल पांडे के द्वारा, लेफ्टिनेंट वाघ व जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आपको ध्यान रखना होगा मंगल पांडे कौन थे, तो मंगल पांडे क्या है, बलिया तालुका गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी था, यानी बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे और एक ब्राह्मण सैनिक थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई और किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सुनाई गई, क्योंकि जब 29 मार्च को 1857 को क्या है, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी, तो उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट ओक, इस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा क्या किया गया कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और मंगल पांडे के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, यह 34वीं नेशनल इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक टुकड़ी यानी 34वीं बटालियन से संबंधित थे। इस 34वीं नेशनल इन्फेंट्री को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और कौन सी छावनी थे, तो बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल से संबंधित थे। तो मंगल पांडे की फांसी के बाद मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी कारतूसों के उपयोग से इनकार कर दिया। यानी जब पता चल गया कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, तो मेरठ के सैनिकों ने भी क्या कर दिया, इन जो कारतूस थे, यानी जो 92 बंदूक के स्थान पर जो एनफील्ड राइफल प्रयोग की गई, और उनमें ऐसी अफवाह फैला दी गई कि इसमें क्या लगे हैं, गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस। तो जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा मना करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, उसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह सब जानते हुए मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी क्या कर दिया, कारतूसों के उपयोग से इनकार कर दिया। और मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री व 3री घुड़सवार सैनिक टुकड़ी ने सर्वप्रथम 10 मई 1857 को छावनी में आग लगा दी। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि मेरठ में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना होगा 10 मई 1857। और कौन सी सैनिक टुकड़ी के द्वारा, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा व 3री घुड़सवार सैनिक टुकड़ी के द्वारा। और मेरठ में जो सैनिक अधिकारी था कौन था, कारमाइकल, यह अपनी जान बचाकर क्या है, भाग गए। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि मेरठ विद्रोह क्रांति के समय का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांति के समय का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था कौन सा, मेरठ विद्रोह। अतः भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से ही मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है और कहाँ से मानी जाती है, कब से मानी जाती है, तो 10 मई 1857 से। और कहाँ से मानी जाती है, मेरठ से। कहाँ से मानी जाती है, मेरठ से। तो सैनिकों ने के द्वारा क्या किया गया कि जब मेरठ छावनी से आग लगा दी गई और यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पर। और सैनिकों ने क्या हुआ, 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का मुख्य नेता घोषित किया गया। यानी सैनिकों ने जब 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको क्या है, जबरदस्ती, यानी इनको ये नहीं चाहते थे कि मैं क्रांति का नेतृत्व करूं, फिर भी सैनिकों के द्वारा क्या है, इनको अपना नेता घोषित कर दिया गया। यानी क्रांति का मुख्य नेता किसे घोषित कर दिया गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। क्योंकि बहादुर शाह क्या है, उस समय अत्यंत वृद्ध थे, यानी काफ़ी आयु के हो चुके थे। तो सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया, यानी वास्तविक नेतृत्व किसने संभाला, बख्त खां के द्वारा। किसके द्वारा संभाला गया, बख्त खां के द्वारा। इतिहासकार आर.डी. मैगलन ने कहा है, यानी आपको एक कथन ध्यान रखना होगा कि इतिहासकार आर.डी. मैगलन ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें अंग्रेजों अंग्रेजों को, यानी ईश्वर ने उन्हें भारतीय साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि हम इसके एक कोने से दूसरे कोने तक ईसाई धर्म की पताका यानी ध्वजा फहरा सके। यानी इतिहासकार मैगलन क्या कहते थे कि ईश्वर ने अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि हम इसके एक कोने से दूसरे कोने तक ईसाई धर्म की पताका यानी ध्वजा फहरा सके।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्रांति की प्रकृति अर्थात क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली को लेकर, किसे लेकर, दिल्ली को। तो दिल्ली में क्रांति की शुरुआत कब हुई, 12 मई 1857 को। और दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा। यहाँ के सैनिक अधिकारी जिन्होंने विद्रोह का दमन किया कौन थे, निकलसन व हडसन। यानी सैनिक अधिकारी आपको ध्यान रखने होंगे कौन, निकलसन व हडसन। इसमें क्या, निकलसन मारा गया और हडसन ने धोखे से जफर के दोनों पुत्रों यानी मिर्जा मुगल व मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर की हत्या कर दी। यानी बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों को एवं उनके पोते की हत्या कर दी कि किसके द्वारा, हडसन के द्वारा, क्योंकि निकलसन तो मारा ही जा चुका था। तो जफर को पत्नी जिन्नत महल के साथ हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जब इन हडसन के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई तो ये यहाँ से भागकर चले गए, तो कहाँ पर जाकर छुप गए, हुमायूं के मकबरे में। तो आपको सीधा सीधा पॉइंट ध्यान रखना होगा, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि भागकर चले गए या कहाँ गए आए। आपको सीधा ध्यान रखना है कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी किसके का नाम क्या था, जिन्नत महल। यानी बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, जिन्नत महल। तो इस जिन्नत महल के साथ कहाँ से गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर को, तो आपको आंसर देना है हुमायूं के मकबरे से। और जफर को कहाँ पर जेल भेज दिया गया, म्यांमार यानी बर्मा की कौन सी जेल में, रंगून नामक स्थान पर, मांडले जेल में। कौन सी जेल में भेज दिया गया, मांडले जेल में, जहाँ पर क्या है, रंगून में ही जफर की मृत्यु हो जाती है कब, 1862 को। तथा इनकी कब्र भी बहादुर शाह जफर की आपसे पूछी जाए कहाँ पर है, तो रंगून में ही स्थित है। और दिल्ली के विद्रोह का दमन कब कर दिया गया, तो 21 सितंबर 1858 को। कब कर दिया गया, 21 सितंबर 1858 को। उसके बाद बात करते हैं अवध यानी लखनऊ के बारे में, यानी दूसरे केंद्र के बारे में। क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा, पहला देखा हमने दिल्ली। अब बात करते हैं कौन से केंद्र के बारे में, अवध यानी लखनऊ के बारे में। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अवध में यानी लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 4 जून 1857 को। कब हुई, 4 जून 1857 को। और इस यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के द्वारा, जिसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं, महकपरी के नाम से। किस अन्य नाम से जानते हैं, महकपरी के नाम से। यानी अवध यानी लखनऊ में क्रांति की शुरुआत कब हुई, 4 जून 1857 को। और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बेगम हजरत महल के द्वारा, जिसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम महकपरी के नाम से जानते हैं। हजरत यानी बेगम हजरत महल ने क्या है, अपने नाबालिग पुत्र कौन सा इनका, बिरगिस कादिर। इस बिरगिस कादिर को क्या है, लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। यानी बिरगिस कादिर को नवाब घोषित किया। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्या है, अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस माना गया। आपको ध्यान रखना होगा कि हेनरी लॉरेंस कहाँ पर मारा गया, तो लखनऊ में। और लखनऊ में क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। कैंपबेल ने क्या है, मार्च 1858 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ पर चली गई, नेपाल चली गई। उसके बाद बात करते हैं तीसरे झांसी एवं ग्वालियर के बारे में। किसके बारे में, झांसी एवं ग्वालियर के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि झांसी के राजा राव गंगाधर की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने राव दामोदर को दत्तक पुत्र गोद लिया। यानी झांसी के राजा कौन थे, राव गंगाधर। और उनकी विधवा रानी यानी उनकी पत्नी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। जब राव गंगाधर की मृत्यु हो जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है, विधवा हो चुकी थी। उन्होंने क्या है, एक दत्तक पुत्र गोद लिया, यानी राव दामोदर को क्या है, दत्तक पुत्र गोद लिया। और डलहौजी ने क्या है, गोद निषेध के आधार पर 1853 में झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। और लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। यानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में विद्रोह कब कर दिया गया, 4 जून 1857 को। तथा ग्वालियर की ओर आगे बढ़ी, जहां तात्या टोपे ने उसका साथ दिया। यानी किसका, लक्ष्मीबाई का। आपको प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय झांसी में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना है रानी लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह कब किया गया झांसी में, तो आपको आंसर देना है 4 जून 1857। और लक्ष्मीबाई का सहयोग किसके द्वारा किया गया, तात्या टोपे के द्वारा। और एक राजस्थान के एक व्यक्ति थे जिन्हें किस नाम से जानते हैं, अमरचंद भाटिया।
इन्होंने क्या है ग्वालियर किले का संपूर्ण राजकोष क्या है लक्ष्मीबाई को दे दिया, और इसी कारण इसको अमरचंद भाटिया को क्या है फांसी की सजा दे दी गई थी। आपको ध्यान रखना होगा कि सैनिक अधिकारी जनरल यूरोज ने 3 अप्रैल 1858 को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया। यानी ग्वालियर पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? जनरल यूरोज के द्वारा। कब? 3 अप्रैल 1858 को। कब? 3 अप्रैल 1858 को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रानी यानी लक्ष्मीबाई शहीद कब हुई? 18 जून 1858 को। कहाँ पर? ग्वालियर के पास। अब बात करते हैं नोट लेकर 3-4 नोट आपको ध्यान रखने होंगे कि रानी का उपनाम यानी रानी को किस अन्य नाम से जानते हैं? मैलपरी के नाम से भी जानते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? मर्डिकर्डिका। क्या नाम था लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? मर्डिकर्डिका। उसके बाद आपको नोट कर एक तीसरी बात ध्यान रखनी है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी पर खूब लड़ी मर्दानी, यानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी इन्होंने क्या एक कविता लिखी है लक्ष्मीबाई पर, किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। और रानी की जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तो जनरल यूरोज ने क्या कहा था? यानी जब रानी की मृत्यु हुई तो जनरल यूरोज ने क्या कहा था कि यहाँ क्रांतिकारियों में लेटी हुई रानी अकेली मर्द है। यानी लक्ष्मीबाई के बारे में जनरल यूरोज ने क्या कहा था कि यहाँ क्रांतिकारियों में लेटी हुई रानी अकेली मर्द है। तो हमने बात की झांसी एवं ग्वालियर के बारे में। अब बात करते हैं कानपुर को लेकर। तो कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 5 जून 1857 को। और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तात्या टोपे व नाना साहब के द्वारा। तो कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी। और कानपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तात्या टोपे व नाना साहब के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि नाना साहब का आपसे नाम पूछा जा सकता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधुपंत। यह दोनों नामों को लेकर यानी इनके मूल नामों को लेकर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपको दोनों नाम बिल्कुल ध्यान रखने होंगे कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधुपंत था। कहते हैं कि इस समय नाना साहब ने सहायता के लिए फ्रांस के राजा को भी पत्र लिखा था। किसके द्वारा? नाना साहब के द्वारा। सैनिक अधिकारी कॉर्नेल कैंपबेल ने 6 सितंबर 1857 को विद्रोह का दमन कर दिया गया। यानी यहाँ पर विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? कैंपबेल के द्वारा। और कब किया गया? 6 सितंबर 1857 को। अब बात करते हैं 5वें केंद्र आरा जिला बिहार के बारे में। कहाँ के बारे में? आरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आरा जिले के जगदीशपुर तालुके में 12 जून 1857 को विद्रोह भड़क गया। और विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कुंवर सिंह के द्वारा। यानी आरा बिहार में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? कुंवर सिंह के द्वारा। कुंवर सिंह क्रांति में शामिल वयोवृद्ध पुरुष थे। यानी वयोवृद्ध पुरुष थे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रांति में शामिल वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको आंसर देना होगा कुंवर सिंह। यानी इनकी आयु कितनी उस समय? 82। कितनी थी? 82। और जो आरा जिला बिहार में विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेज अधिकारी विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर ने इसके आरा में जो विद्रोह हुआ उसका क्या है? दमन कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट केंद्र के बारे में, फैजाबाद के बारे में। किसके बारे में? फैजाबाद के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि फैजाबाद के अयोध्या शहर में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना होगा कि फैजाबाद में विद्रोह किसके द्वारा किया गया? अहमदुल्ला के द्वारा। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या है? जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा किस व्यक्तित्व के द्वारा दिया गया? तो आपको आंसर देना होगा फैजाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, इनके द्वारा क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया गया था। अहमदुल्ला वही सैनिक अधिकारी थे जिसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने 50,000 की इनाम राशि घोषित की। यानी जब इनके द्वारा धर्म युद्ध घोषित किया गया
तो अंग्रेजों ने क्या है, इन पर क्या है 50,000 की इनाम राशि घोषित कर दी। तो इनाम राशि को भी लेकर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 50,000 की इनाम राशि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस पर घोषित की गई। तो आपको आंसर देना होगा अहमदुल्ला। अंग्रेज सेनापति कर्नल रेवार्ड ने इस विद्रोह का दमन किया। यानी सीधा सीधा आपको मैं शॉर्ट में बताऊं कि नोट्स कैसे बनाती है, तो आपको आंसर देना होगा कि फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा, अहमदुल्ला के द्वारा। अहमदुल्ला में डैश करके लिखना था आपको कि इन्होंने जिहाद, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना था कि इन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने इन पर 50,000 की राशि घोषित की। और यहाँ पर दमन किसके द्वारा किया गया, अंग्रेज अधिकारी कर्नल रेनाल्ड ने। इन 4 लाइनों को आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे, मैंने कंप्लीट लिखने का काम किया है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना होगा, कौन सा केंद्र, बरेली यानी रोहिलखंड। तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, खान बहादुर खान ने। यानी किसके द्वारा, खान बहादुर खान ने। और यहाँ पर नोट कर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यही खान दिल्ली में बख्त खान के नाम से प्रसिद्ध था। यानी दिल्ली में किस नाम से प्रसिद्ध था, बख्त खान के नाम से। अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन्स आयर ने विद्रोह का दमन किया। यानी बरेली रोहिलखंड में दमन किसके द्वारा किया गया, विंसेंट आयर के द्वारा। और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, खान बहादुर खान के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा केंद्र, इलाहाबाद केंद्र। इलाहाबाद केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया यहाँ पर, तो लियाकत अली खां के द्वारा। यानी 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, लियाकत अली के द्वारा। और यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 6 जून 1857 को। और दमन किसके द्वारा किया गया इलाहाबाद में क्रांति का, कर्नल नील के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नल नील के द्वारा, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो आपको सीधे सीधे पॉइंट लिखने होंगे, आप कंप्लीट लिखने का काम भी कर सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन आप शॉर्ट में लिखने का भी काम कर सकते हो। जैसे इलाहाबाद लिखा है, इलाहाबाद के बाद आपको सीधा नेतृत्व लिखना था, उसके बाद आपको शुरुआत लिखनी थी, उसके बाद आपको लिखना था दमन। तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, लियाकत अली खां के द्वारा। और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कब हुई, 6 जून 1857 को। और इलाहाबाद में दमन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो कर्नल नील के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसके बाद साथियों हम देखेंगे क्रांति की असफलता के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे, यानी कैसे क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो क्रांति की असफलता के कारणों में एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि सुनियोजित योजना व कार्यक्रम का अभाव था। यानी सुनियोजित योजना व कार्यक्रम का अभाव था, यानी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। उसके बाद दूसरा ध्यान रखना होगा, संसाधनों की न्यूनता, यानी संसाधनों की भारी कमी थी क्रांतिकारियों के पास। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, दक्षिण भारत के अंदर विद्रोह का ना फैल पाना। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, सभी राजाओं का सहयोग नहीं था। नोट कर कर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि युद्ध के बाद गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि शुक्रिया हैदराबाद के निज़ाम, यानी शुक्रिया हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नावा पटियाला एवं यानी पंजाब यानी नावा पटियाला एवं जिंद के सिखों, कश्मीर के महाराज, जोधपुर के राजा एवं नेपाल के राणा, आप लोगों ने तूफान के सामने बांध का कार्य किया। यानी इनके द्वारा क्या है, बिल्कुल भी 1857 की क्रांति में भारतीयों का सहयोग नहीं किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इन सभी से क्या कहा कि आप सभी ने क्या किया, तूफान के सामने बांध का कार्य किया है। तो छठवा एक असफलता का कारण कौन सा था क्रांति का, समय से पूर्व आंदोलन का शुरू होना। यानी आपको ध्यान रखना है, असफलता के कारणों में छठवा कारण कौन सा था, समय से पूर्व आंदोलन का शुरू होना। यानी नोट कर कर आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा शाहजी अप्पा साहब भोसले के राजनीतिक सलाहकार राणोजी बापू ने मिलकर लंदन में क्रांति की योजना बनाई तथा 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया था। लेकिन ऐसा हुआ कि क्रांति 31 मई से पूर्व ही घटित हो चुकी थी, यानी विद्रोह भड़क चुका था। यानी इनकी क्या है, जो भी प्लानिंग थी वह सफल नहीं हो पाई। तो यानी आपको कारण में ध्यान रखना होगा, छठवां कारण कि समय से पूर्व आंदोलन का शुरू होना। उसके बाद सातवां कारण देखना होगा आपको क्रांति की असफलता के कारणों में
कि योजना का असंगठित, सीमित व स्थानीय होना। 8वां कारण आपको ध्यान रखना होगा, पढ़े लिखे मध्यम धर्म द्वारा असहयोग किया गया, यानी बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया। भारतीय जमींदार वर्ग द्वारा असहयोग, यानी ना तो पढ़े लिखे लोगों ने भाग लिया, ना मध्यम धर्म ने भाग लिया यानी मध्यम वर्ग ने, और ना भारतीय जमींदारों के द्वारा भी बिल्कुल सहयोग नहीं किया गया क्रांतिकारियों का। और क्रांति में शामिल शक्तियों का अपना अपना स्वार्थ होना, यानी जो भी यहाँ पर क्रांति के नेतृत्व हुए थे, जो भी केंद्र थे, उनका किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई लालच था। यानी एक का भी यह लालच नहीं था कि हम भारत को आज़ाद करवाएं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर भगाएं। कोई तो अपनी रियासत को बचाना चाहता था, कोई धन प्राप्त करना चाहता था, कोई अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था। यानी आपको यह 10 कारण, असफलता के कारणों में 10 कारण ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के क्रांति से संबंधित पुस्तकों के बारे में। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना होगा 1857 इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन। द सिपोही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? रमेश चंद्र मजूमदार। कौन है? रमेश चंद्र मजूमदार। तीसरी पुस्तक आपको ध्यान रखनी होगी, द ब्रिटिश पैरामाउंट्री एंड द इंडियन रेनेसा, यह किनकी पुस्तक है? आसिफ मजूमदार की। और द ग्रेट रिवेलियन, इसके लेखक कौन है? अशोक मेहता। पांचवी पुस्तक आपको ध्यान रखनी होगी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। तो क्रांति से संबंधित हमने 5-6 पुस्तकों के बारे में पढ़ा है, और इन सभी के राइटर्स के यानी इन सभी के लेखकों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि यह कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। अब आपको बात करनी होगी क्रांति के स्वरूप के बारे में, यानी कई इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि यह सैनिक विद्रोह था या सैनिक विद्रोह नहीं था। इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्होंने क्या माना। यानी विभिन्न इतिहासकारों ने क्रांति के भिन्न भिन्न स्वरूप बताए हैं, जिनमें से मुख्य निम्न है। तो यह क्या है? सैनिक विद्रोह था, ऐसा कौन कहते हैं? यानी 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वह क्या था? सैनिक विद्रोह। तो यह किसने कहा? अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस, यानी जॉर्ज सीले व जॉन लॉरेंस क्या कहते थे? यह सैनिक विद्रोह था। और भारतीय इतिहासकार में बात करें तो मुंशी जीवनलाल, मुइजुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, यह सभी इसे क्या मानते थे? सैनिक विद्रोह। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। तीसरा आपको ध्यान रखना होगा कि सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष था, यह ऐसा कौन मानते थे? टी.आर. होम्स। कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, ऐसा किसने कहा था? एल.ई.आर. रीज के द्वारा। हिंदू मुसलमानों का संयुक्त षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम था, ऐसा कौन मानते थे? अशोक मेहता। भारत का पहला महान स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कौन मानते थे? बी.डी. सावरकर। यह एक सिपाही विद्रोह था, ऐसा कौन मानते थे? मोलेसन एवं ट्रेवेलियन। अब आपको ध्यान रखना होगा कि 1857 की क्रांति से पहले हुए विद्रोह का सही क्रम, यानी 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे, उनकी डेट को लेकर भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बेलूर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? 1829 में। फिरोजपुर विद्रोह कब हुआ था? 1837 में। तो कांगड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1849 में। यानी यह सभी विद्रोह क्या है? 1800 जब 57 की क्रांति हुई, यानी 1857 की क्रांति से पहले हुए विद्रोह, इनकी आपको सभी को डेट ध्यान रखनी है। बेलूर विद्रोह 1806, बैरकपुर विद्रोह 1829, फिरोजपुर विद्रोह 1837, कांगड़ा विद्रोह 1849। अब बात करते हैं क्रांति के परिणामों के बारे में कि 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, सीधा पॉइंट वाइज बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जिसने शासन कब से कब तक किया था? 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक, यानी 1600 से 1857 तक राज किया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा परिणाम में कि भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं क्रांति के परिणामों में। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा,
कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों नियंत्रक शक्तियों यानी निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों शक्तियों यानी दोनों नियंत्रण शक्तियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चौथा परिणाम क्या हुआ, एक नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत सचिव नाम दिया गया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। पांचवा परिणाम आपको ध्यान रखना होगा कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद यानी काउंसिल बनाई गई जिसे भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल नाम दिया गया। यानी जो भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, इस भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, 15 सदस्यों की। छठवां परिणाम आपको ध्यान रखना होगा कि भारत सचिव के मुख्यालय को इंडिया हाउस कहती है। यानी भारत सचिव के मुख्यालय को क्या कहती है, इंडिया हाउस कहती है। सातवां क्या परिणाम हुआ था क्रांति का, कि भारतीय राजाओं की गोद निषेध प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आठवां महत्वपूर्ण कारण देखते हैं, परिणाम देखते हैं। आठवां कि सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए पीन कमीशन का गठन किया गया। यानी सेना में क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, जिसने सेना का अनुपात 1:5 से बढ़ाकर बंगाल में 1:2 तथा मद्रास व मुंबई में 1:3 करने की सिफारिश की। बात करते हैं नौवें परिणाम के बारे में। तो नौवां परिणाम आपको ध्यान रखना होगा कि सेना को जाति वर्ग व क्षेत्र में बांटने हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसे असम राइफल जैसे गोरखालैंड आदि यानी सेना को जाति वर्ग क्षेत्र में बांटने के लिए क्या हुआ, रॉयल कमीशन का गठन किया गया। 10वां परिणाम देखते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल इन वायसराय कर दिया गया। बात करते हैं 11वें कारण के बारे में, परिणाम के बारे में, कि 1857 की क्रांति का कौन सा पॉइंट नंबर 11वां परिणाम, ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटिश भारत के साथ संधि में उसे गवर्नर जनरल तथा देशी रियासतों के साथ संधि में वायसराय कहते थे। यानी ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटिश भारत के साथ संधि में उसे गवर्नर जनरल तथा देशी रियासतों के साथ संधि में वायसराय कहते थे। तो यह पॉइंट है भाई आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको क्रांति से जुड़े कुछ फैक्ट याद रखने होंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो उसका भी आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इन चारों प्रश्नों के आंसर क्या होंगे, लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, या क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, या फिर ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल। आपसे कोई भी चारों में से प्रश्न पूछा जाए तो सीधा आपको आंसर क्या देना होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब नोट के तौर पर आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि 1857 की क्रांति का झंडा गीत किसने लिखा, यानी अजीमुल्ला खान ने लिखा था। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना होगा कि क्रांति के समय का सबसे क्रांतिकारी अखबार कौन सा था, तो आज़ाद ए पायमी था। क्या नाम था अखबार का, आज़ाद ए पायमी। और इसके संपादक आपको ध्यान रखने होंगे मियाँ बेदार बख्त। यानी क्रांति के समय का सबसे क्रांतिकारी अखबार कौन सा था, आज़ाद द पायमी। और इसके संपादक कौन थे, मियाँ बेदार बख्त थे। और नोट कर कर आपको ध्यान रखना होगा कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुए थे। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको आंसर देना होगा 1861। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1861। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित कब हुआ, तो 1861। जैसे कि ऊपर हमने 4 क्वेश्चनों के बारे में बात की, इन सभी का आंसर क्या था, लॉर्ड कैनिंग। तो इन सभी तीनों का भी आंसर क्या होगा, 1861। साथियों, आज की इस क्लास में हमने 1857 की क्रांति को कवर करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे नोट्स आपको उपलब्ध करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यह सारी क्लास लिखी होगी
और बहुत अच्छी तरह सुनी होगी, क्योंकि इतने कम टाइम में मैंने कंप्लीट चैप्टर को, जिसमें बड़े बड़े टीचर 3-3 4-4 घंटे ले लेते हैं, उसे मैंने मात्र 45 मिनट में आपके सामने लेकर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपका जो भी प्रश्न परीक्षा में आएगा वह इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर अपना रिव्यू जरूर दें और क्लास को लाइक कर दिया करें और सभी साथियों के साथ शेयर कर दिया करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।